दोस्तों नमस्कार। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से प्रत्येक वर्ष यूपीएससी हो या पीएससी हो या कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, इसमें से एक ना एक या दो क्वेश्चंस हमेशा एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो इस लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इसमें अपनी बेहतर कमांड बनाने के लिए और इस जो हमारी क्लासेस चल रही हैं पीवाईक्यू की, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप कितनी समझ रखते हैं इस टॉपिक में, इसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न कि बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंध जल संधि के प्रचालन के अंतर्गत हुआ है। सेकंड, यह परियोजना संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर है केवल एक, यानी कि यह जो है तो विश्व बैंक और जापान के सहयोग से नहीं। तो अब थोड़ी बगलिहार के बारे में अगर हम लोग समझें कि यह जल विद्युत किस नदी पर बनी है ना। तो एक बात को याद रखिए कि सिंध जल संधि प्रचालन, यानी कि ये जो नदी बनती है, जिस नदी में यह बनाई गई है, यह नदी है चिनाब नदी है। और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत यह परियोजना आती है, यानी कि चिनाब नदी जो है तो सिंध की एक सहायक नदी है। तो जितनी भी ये संधियाँ हुई थी तो उस संधि में जैसे कि 80-20 का रखा गया था, 3 नदियाँ ऊपर की 80-20 में हैं, फिर 3 की भारत को 80-20 का जो वितरण किया गया था, तो उसी के अंतर्गत उसने उसी का हवाला दिया है कि सिंध जल संधि के अंतर्गत। ठीक है। तो एक तो चिनाब नदी में बनाया गया ये बांध, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में है। अब यह जो क्षमता, ये जो बनाई गई परियोजना, यह 2 चरणों पर बनाई गई थी। तो पहली परियोजना सन 2008-9 में पूरी हुई और दूसरी पूरी हुई 2015 और 16 में। यानी कि इसकी जो उत्पादन क्षमता थी तो 450 मेगावाट 2 भागों में थी, यानी कि दोनों चरण 450 मेगावाट के थे। तो टोटल इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वह है 900 मेगावाट। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत थी 1996 में। तो एक एक करके अगर लिखें हम कि शुरुआत की बात करें तो 1996 में 2 चरणों में 2 चरण। पहला चरण पूरा हुआ 2008-9 में और सेकंड पूरा हुआ 2015 और 16 में। टोटल जो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है, कुल क्षमता की बात करें तो यह है 900 मेगावाट। प्रत्येक कितनी है? 450 मेगावाट की। कितनी? 450 मेगावाट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। अब यहाँ भी एक ये परियोजना ही पूछ रहा है कि यह परियोजना किस नदी पर है। ब्यास पर, चेनाब पर, रावी पर या सतलज पर। तो यह परियोजना भी चिनाब नदी पर ही है। अब चिनाब में है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत यह परियोजना भी आती है। इसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है यह 390 मेगावाट है और यह एनएचपीसी इंडिया के द्वारा संचालित की जा रही है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है तो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली, इन क्षेत्रों पर बिजली आपूर्ति को पहुंचाना है। तो हमने क्या कहा कि यह 390 मेगावाट
और इसका जो एम है, तो इनमें हमें काफ़ी राज्य बताए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इन क्षेत्रों पर इसका जो है तो विद्युत उत्पादन कर पहुंचाना मेन उद्देश्य रखा गया। इसमें एक और परियोजना है, सलाल परियोजना है, यानी कि इन तीन को याद रखेंगे, दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल। थोड़ा थोड़ा अगर इन नदियों के बारे में भी देखें तो जैसे ब्यास नदी के बारे में हमने की थी, तो ब्यास नदी में जो परियोजना है वो ब्यास परियोजना के नाम से ही है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को आपूर्ति करती है। ब्यास नदी परियोजना राज्य जैसे हमने कहा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, है ना। अब इस परियोजना को जो बनाया गया था ब्यास नदी पे, तो इसी के माध्यम से सतलज नदी पर इसका जल पहुंचाया जाता है, यानी कि एक प्रकार से यह नदी जो है तो सतलज की सहायक नदी भी है ब्यास नदी। और इसी में एक बांध बनाया गया, भाखड़ा नांगल बांध। किसमें? सतलज नदी पर। तो इसे याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, जिसका निर्माण 1948 में किया गया था। एक यही नोट करके बात याद रखेंगे कि भारत में आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी जो है तो परियोजना चालू की गई थी, और वह परियोजना चालू की गई थी दामोदर नदी पर, क्योंकि दामोदर नदी की कई सहायक नदियों पर कई डैम बनाए गए थे, क्योंकि उसे जो है तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। तो उस समस्या से निपटने के लिए वो परियोजना बनाई गई थी, जो अमेरिका के टेनेसी नदी से प्रभावित था। इसके बाद ये भाखड़ा नांगल भी बनाया गया, जो कंक्रीट है और बहुत बड़ा बांध है यह, ठीक है। और एक बांध इसी नदी पर एक और बनाया गया है सतलज पर ही, और वह है नाथपा झाकरी। कौन सा? नाथपा झाकरी, यह बांध बनाया है। यानी कि ये बहुत बड़े परियोजनाएं थी। इस परियोजना में विश्व बैंक से सहयोग लिया गया था। किससे लिया गया था? विश्व बैंक से। और ये बनाया गया हरियाणा में। तो हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार और भारत सरकार, इन दोनों ने मिल के इस परियोजना को बनाया था। तो कौन कौन सी? हिमाचल और भारत सरकार, इन दोनों ने संयुक्त रूप से बनाया था इसे, प्लस भारत सरकार, है ना। इन दोनों के साथ मिलकर बनाया था, और इसकी जो उत्पादन क्षमता थी 1500 मेगावाट। तो दो बांध हमने यहाँ भी बात की, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल की और नाथपा झाकरी की। इसमें भाखड़ा पे एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि यह ग्रेविटी के आधार पर, ये जो भारत का बांध है ये बहुत बड़ा बांध है, और कंक्रीट निर्मित बांध ये बनाया गया था, जो कि इसमें लाभान्वित राज्य होते जैसे पंजाब है, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों को इसका लाभ मिलता है। और रावी की बात करें कि रावी नदी पे कौन से डैम बनाए गए हैं, तो बात करें रावी की, तो इसमें एक शाहपुर कांडी बैराज बनाया गया है। शाहपुर कांडी बैराज, यह एक इसमें बनाया गया है, जो कि पंजाब के पठानकोट के अंतर्गत आता है। पंजाब के पठानकोट वाले क्षेत्र पे है ये।
पठानकोट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक और बांध है, तो इन्हीं को आप याद रखेंगे। सेकंड बांध जो बोलने जा रहे थे वो था रंजीत सागर बांध। तो इतनी बातें आप ब्रीफ में याद रखेंगी कौन किस नदी पर है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन नदियां ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। केवल ब्यास और चेनाब, केवल व्यास और रावी, केवल चेनाब, रावी और सतलज, और अगला पॉइंट है व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं। इसका जो सही आंसर होगा डी, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। इन नदियों के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि कौन नदी कहाँ से उद्गमित होती है और किन किन क्षेत्रों पर प्रवाहित होती है। ठीक, इनमें से एक नदी, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे, जो सतलज नदी है, यह सतलज नदी भारत से बाहर इसका ओरिजिन होता है और वो है तिब्बत के क्षेत्र पर, इधर तिब्बत प्लेट्यू पर। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि भारत में जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं वो दो नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। वो दो नदियां ऐसी हैं जो भारत के बाहर उनका उद्गम क्षेत्र होता है। एक सिंधु नदी है और दूसरी यही सतलज नदी। तो इन्हें आप बहुत कॉन्सेप्ट के तौर पर आप याद रखेंगे। सतलज जो है तो सिंध की सहायक नदी है और जितनी भी इसकी और सहायक नदियाँ, चाहे झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, इन सभी नदियों का पानी पहले सतलज नदी पे आता है और फिर सतलज नदी के बाद ये जो है तो संयुक्त रूप से फिर जाके मिलती हैं सिंध नदी पर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगती है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।